जो असेसमेंट्स होते हैं मोटा-मोटा, जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपको 3 असेसमेंट्स दिख रहे होंगे, प्लेसमेंट असेसमेंट, स्थान नियोजन, नैदानिक या रचनात्मक असेसमेंट और योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में सुना है आपने या कुछ आपको आइडिया है? मैडम शुरुआत बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से पहली वर्कशॉप में कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें समझा था, जिसमें जैसे कोई एंट्रेंस वगैरह हो शायद उसके लिए इसको यूज करते हैं मैडम। एग्जैक्टली नाम ही बता रहा है, प्लेसमेंट है, स्थान नियोजन है। तो जी प्लेसमेंट इन द सेंस एडमिशन टेस्ट जो हुए कहीं पे भी, बच्चे का फॉर्मल एजुकेशन शुरू करने से पहले जो एग्जाम्स होते हैं, ऐसे एग्जाम्स को प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। ये एग्जैक्टली कि किस क्लास में होना चाहिए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चा जा रहा है और अगर उसको एडमिशन टेस्ट देना है कि पिछला उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ऐसे एग्जाम्स को प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। और ऑब्वियसली स्कूल के डिसीजन में हेल्प कर रहा है ये एग्जाम, तो ऑफिशियल है, औपचारिक है। ये ऐसा नहीं है कि बार बार होता रह सकता है एक बच्चे के साथ, तो इसलिए हाईली ऑफिशियल, हाईली फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं ऐसे। और एजुकेशन एक पर्टिकुलर जगह पे शुरू करने से पहले ये एग्जाम किए जाते हैं। हम लोग ज्यादा बात करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे हम लोगों ने अभी चर्चा की ही कि अ, बच्चों के क्या थॉट्स हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्लैरिटी है कि नहीं किसी कॉन्सेप्ट को लेके। एक क्लास में भी एक सब्जेक्ट को का एक पीरियड पढ़ा के भी फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जा सकता है, लगातार हर क्लास में लिया जा सकता है, ये समझने के लिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो सिंपल अगर केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ाए और एक फॉर्म ऑफ रिएक्शन पढ़ाए तो वो भी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, इसके लिए अ, कुछ भी हो सकता है आप बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं और सॉल्व करवाएं, या सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख के दे दें एंड देन यू टेक अराउंड। ओरल टेस्ट कर सकते हैं, ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ क्विज जैसा कर सकते हैं। ये सारी चीजें फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो कि आपकी साल भर में शिक्षा के दौरान, निर्देश के दौरान, तो एक पूरे साल भर के दौरान भी फॉर्मेटिव असेसमेंट आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। और एक क्लास, एक सिंपल 40 मिनट की क्लास के दौरान भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो, ये गेज करने के लिए कि जो आपने पढ़ाया है वो समझ में बच्चों को आया है कि नहीं, या आया भी है तो क्या आया है, और गलत आया है तो क्या गलत आया है, उसको कैसे उसमें सुधार करने की जरूरत है। समेटिव असेसमेंट के बारे में कौन बताएगा? इसको आप अपने शब्दों में अगर बताना चाहें कि समेटिव असेसमेंट क्या है? महेंद्र जी। मैडम, कोई भी जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे चैप्टर वगैरह हो जाता है, या किस पूरा साल के लास्ट में भी जो एग्जाम वगैरह लेते हैं हम, इससे संबंधित जो असेसमेंट होता है। समेटिव यानी योगात्मक असेसमेंट। जी तपन जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या महेंद्र जी? मैडम, जो 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 लक्ष्य निर्धारित करेगा, जैसे कि इसमें भी वो दिया गया है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं कि बच्चे को इतना इतना ये आना चाहिए, उसके हिसाब से अगर वो लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करता है या नहीं करता है, इसको टेस्ट करने के लिए हम चाहें तो बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि क्लास के हम लास्ट में भी ले सकते हैं, या बीच बीच में जो है यूनिट टेस्ट भी ले सकते हैं, या एग्जाम, मतलब पूरे साल के बाद जो ये एग्जाम आप होता है समेटिव बाद। टेस्ट बता रहे हैं, योगात्मक असेसमेंट बता रहे हैं आप? जी 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 ओके। हम्म। जी मैडम, बस। तपन सर, हेमंत जी, आपको कुछ ऐड करना है? नो मैम, जो सर ने बताया उसी के वही बता रिपीट करना चाहूंगा उसमें, कि जो हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसको जो हमें पूरी कक्षा में आकलन करना है, तो हम समेटिव असेसमेंट का उपयोग करते हैं। कितना बच्चे सीख पा रहे हैं इसके लिए आकलन करते हैं। ओके। तपन जी।
जी मैडम, योगात्मक में हम यही कर सकते हैं कि बच्चों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्होंने कितना गेन किया है, कितना अपन केमिस्ट्री की बात करें तो कितना अधिशोषित किया है। अवशोषित तो करते नहीं है, अधिशोषित कितना है, अधिशोषण कितना हुआ अपने पढ़ाए हुए का, उसका अध्ययन हम ये टेस्ट करके कर सकते हैं। ओके, समेटिव असेसमेंट या योगात्मक नियोजन समहाउ मुझे लगा कि थोड़ा लॉस्ट हो गया उसका ग्रेविटी हम लोगों के, जो भी आप तीनों ने बताया। समेटिव असेसमेंट एक तो पहली चीज लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। हम लोगों ने जो लर्निंग आउटकम्स या जो भी लक्ष्य शुरू में डिसाइड किए थे कि इस क्लास में बच्चा ये कर लेगा, ये समझ लेगा, ये रिएक्शंस कर पाएगा, ये डायग्राम्स बना पाएगा, वो कितना उसको अचीव कर पाया है, समेटिव असेसमेंट पहली चीज तो ये डिसाइड करता है। दूसरा, ये तो बताता ही है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, कितना नहीं किया है, लेकिन ये एक कहते हैं ना कि फाइनल ठप्पा है एक बच्चे के ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस पे। और ये मार्क्स ऑफिशियल होते हैं, फॉर्मल होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि अगर रैंकिंग सिस्टम है क्लास में या बच्चा पास हो रहा है कि नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम है। और जो फाइनली रिपोर्ट कार्ड्स में जाता है और बच्चे के साथ हमेशा रह जाता है वो रिकॉर्ड, ऐसे होते हैं समेटिव असेसमेंट। अगर यूनिट टेस्ट के नंबर्स फाइनली नहीं जुड़ रहे हैं तो यूनिट टेस्ट भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, या साइकिल टेस्ट एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, अगर उसके मार्क्स वैसे फाइनली नहीं जुड़ रहे हैं या फाइनल मार्क्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लगातार टेस्ट हो कुछ भी प्रकार के, अगर रिटन टेस्ट भी हो रहा है तो वो एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट छमाही या जो एनुअल एग्जाम होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, जो बताता तो है ही कि बच्चा किस स्टैंडर्ड तक, स्टैंडर्ड इन द सेंस कितने लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाया है, लेकिन साथ साथ वो फॉर्मलाइज कर देता है बच्चे के मार्क्स को, और वो मार्क्स पेरेंट, टीचर, स्कूल में हर जगह फ्लोट किए जाते हैं। तो और जनरली पूरा पूरा एक सेशन, या जैसे कि 6 महीने की बात हुई या साल की बात हुई, उसके एंड में समेटिव असेसमेंट्स होते हैं। और समेटिव असेसमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चा प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में ये बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद आप अपने टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में चेंज करके मे बी बच्चे के साथ उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं उसको समेटिव में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। समेटिव के बाद भी शायद अगर आप एज अ टीचर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो जो मार्क्स मिल गए वो बच्चे के साथ उस क्लास के लिए या उस बच्चे को का के डिसीजन मेकिंग मार्क्स होते हैं कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जा रहा है कि नहीं। इसीलिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उनको काफी इनफॉर्मल तरीकों से भी किया जा सकता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट्स आर ऑलवेज ऑफिशियल फॉर्मल एग्जाम। होप आई मेड सेंस। इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ आपको लग रहा है कि डिस्कशन करने की जरूरत है, नहीं तो फिर नहीं हम मैडम, आगे। वो थोड़ी सी धूल जम गई थी, उसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह हिला के झटकार दिया मैडम आज। हाँ, तो लेकिन ये हमेशा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है कि हम लोग डेफिनेशंस ऐसे भी ना याद रहे, लेकिन फॉर्मेटिव है, रचनात्मक है, योगात्मक है, समेटिव है। समेटिव है मतलब सम अप कर रहा है कि एंड में क्या हो रहा है बच्चे के लर्निंग के साथ, और फॉर्मेटिव मतलब थ्रू आउट वो अपने तरीकों को आप बदल रहे हो, आप चेंज कर रहे हो और अलग अलग तरीकों से बच्चों को असेस कर रहे हो कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया। अब हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे काफी डिस्कशन कर लिया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ये आपके सामने एक टेबल है जिसको आप देख के जो वही है कि जो हम कहते हैं कि जो आपको रैंडम वर्ड्स याद है कि नहीं, तो आप वो वर्ड्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, विद्यार्थी जिस प्रकार सीख रहे हैं उसे सुधारने के लिए एक योजना बनाना। बच्चे कैसे सीख रहे हैं काफी डिपेंड करता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी कैसी है, तो ये दोनों के लिए फीडबैक है। आपको पता चल रहा है कि आपके बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज को कैसे चेंज करना है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको लगातार फीडबैक देता रहता है। और समेटिव असेसमेंट
शैक्षिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करता है। वो एक तरह से रिपोर्ट है, एक रिकॉर्ड है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है 6 महीने में या साल में, या जो भी आपके यहाँ पे जैसे भी एग्जाम्स का, समेटिव एग्जाम्स का सिस्टम होगा। नैदानिक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि आपको पता चलता है कि कहाँ पे लैप्स हो रहा है, कहाँ पे गैप हो रहा है, लर्निंग गैप कहाँ पे, उसको कैसे फिल किया जा सकता है। समेटिव असेसमेंट मूल्यांकन करने के लिए, ये बताने के लिए कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। जैसा हम लोगों की बात हुई कि फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार चलता रहता है, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप एक टॉपिक पढ़ाने के बाद भी तुरंत एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास में, वो समेटिव असेसमेंट है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर कि आप कितना फ्रीक्वेंटली असेसमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नहीं, आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। योगात्मक जो असेसमेंट होता है, योगात्मक नियोजन जो होता है, वो स्थायी होता है। मतलब वो अब वो मार्क्स कॉन्क्रीट हो गए बच्चे के उस क्लास के लिए, हो हमेशा के लिए, कि अब ये क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में बच्चे ने इतना स्कोर किया था। वो निश्चित होते हैं, वो स्थायी होते हैं। इस पे मुझे आपका व्यू चाहिए होगा कि कैसे वैयक्तिक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और कैसे समेटिव असेसमेंट आपको लग रहा है कि मानकीकृत होता है या स्टैंडर्डाइज्ड होता है। वो अ, आप लाइक योर ओपिनियन ऑन ये वाला डिफरेंस, फॉर्मेटिव और समेटिव। जी मैम, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये जो वैयक्तिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम एक कक्षा विशेष पर जहाँ हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ हम कक्षा विशेष पर प्रत्येक बच्चे का स्तर जानने के लिए इसको अपनाते हैं। और योगात्मक एक बड़े स्तर पर होता है, इसलिए योगात्मक असेसमेंट के जो परिणाम निकल के आते हैं वो हमारे लिए एक मानक होते हैं कि हमारे सभी छात्र जो हैं वो इस मानक पर स्थित हैं। और फॉर्मेटिव में जैसा कि बताया कि ये एक प्रत्येक स्टूडेंट की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है ताकि हम उसमें आगे सुधार कर सकें, कहाँ उसको समझने में, अध्ययन में परेशानी आ रही है, उस पर आगे कार्य कर सकें। एग्जैक्टली और इंडिविजुअलाइज्ड इसलिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप 30 बच्चों की क्लास में एज टीचर खड़े हो, तो आप शायद आपको पता है कि XYZ बच्चा इस तरीके के प्रश्न को समझेगा और इस लेवल पे है, आप उस तरह के क्वेश्चन उससे करोगे, और दूसरे बच्चे के साथ आप शायद उसके तरीके के क्वेश्चन करोगे। कीपिंग द चाइल्ड इन द जी माइंड, कीपिंग दैट इंडिविजुअल इन द माइंड। लेकिन मानकीकृत मतलब अब 60 नंबर का टेस्ट है और एक ही पेपर 40 बच्चों को, 100 बच्चों को जा रहा है, तो वो सेम पेपर 100 बच्चों के लिए स्टैंडर्ड है। इसलिए समेटिव असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आप अलग अलग तरीके से कर रहे होते हो। कई बार जो हमने कहा था कि कुछ बच्चे ड्राइंग से सीखते हैं, कुछ बच्चे आपको पूरा पूरा आंसर बता सकते हैं, कुछ बच्चे शायद सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो, चेक करने के लिए कि बच्चा कहाँ पे कौन से लेवल तक पहुंचा है। जो विद्यार्थी संकट में है उन्हें पहचानना, ये बहुत ही डीप पॉइंट है कि यस मैम। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा हर ही कॉन्सेप्ट या तो समझ नहीं रहा होता है, या तो उसको गलत तरीके से समझ रहा होता है। जब आप 4-5 बार एक ही तरह के मिस्टेक्स एक बच्चे में नोटिस करते हो, अगर आप लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये बच्चा जो है ये इस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर केमिकल रिएक्शन है, अगर उस बच्चे ने सोच लिया है कि शायद इस कंपाउंड का पहला एटम उठाना है और दूसरे वाले कंपाउंड का सेकंड एटम उठा के मिला देना, और जो कंपाउंड नाम आएगा वही प्रोडक्ट होगा, ये एक मिसकंसेप्शन है। कि सो फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भी रैंडम हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर CaOH टेकन ट्वाइस है और सम Cl है, तो अगर बच्चे को लग रहा है कि हर बार CaCl एक कंपाउंड बनेगा आफ्टर रिएक्शन, ये उसका मिसकंसेप्शन है। और हर बार अगर वो ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहा है बिना सोचे, बिना वैलेंसीज को कंसिडर किए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा समझ तो नहीं रहा है, लेकिन इसका मिसकंसेप्शन ये है कि
इस तरह से वो रिएक्शंस को समझ रहा है और उसके प्रोडक्ट्स अपने मन से बना रहा है। और वो बहुत भारी संकट में है, क्योंकि अगर वो रिएक्शन से गलत तरीके से बना रहा है तो फिर वो बाकी कॉन्सेप्ट में कैसे चीजों को समझेगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये गेज कर सकते हैं आपकी क्लास में सारे बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए कि नहीं, या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए हैं कि नहीं। समझ में आ गए तो कौन से ज्यादा अच्छे से आए, कौन से गलत तरीके से आए हैं, और उस पर काम किया जा सकता है। योगात्मक समेटिव असेसमेंट सफलता प्राप्त करने वालों को पहचानता है कि बच्चा प्रमोट हो सकता है दूसरे क्लास में कि नहीं, बच्चा फर्स्ट रैंकर है कि 12th रैंकर है। ये आपको एक फीडबैक, एक डेटा देता है समेटिव असेसमेंट। सीखने सिखाने के तरीकों को सुधारने की बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लगातार आई कीप ऑन टेलिंग ऑल माय टीचर्स की सिर्फ बच्चे के लिए फीडबैक नहीं है, वो हमारे लिए भी फीडबैक है कि टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एज टीचर्स आप भी अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ फीडबैक फॉर बोथ ऑफ अस। आपको ये तो पता चल ही रहा है कि बच्चे को क्या दिक्कत है, बट हाउ टू लाइक फिल द गैप इज बाय चेंजिंग अपना टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज को आप चेंज करके आप उस लर्निंग गैप को फिल कर सकते हैं। और समेटिव असेसमेंट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, करिकुलम है, उसको सुधारने में, उसको चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में एक फीडबैक देता है। तो मोटा मोटा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ये है। होप इस बार क्लियर हुआ हो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है, इस पे कुछ डिस्कशन करना है, तो हम लोग अभी कर सकते हैं। इसमें मैं ये मतलब ये फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में कोई फर्क है कुछ, की दोनों ही बिल्कुल एक ही है? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बेसिकली लगातार होने वाला है, लेकिन अगर उसको हम अगर थोड़ा पीछे हट के देखें तो हर फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपका जो एजेंडा रहेगा वो यही समझना होगा कि बच्चे को क्या नहीं आया है, या आप डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लर्निंग गैप है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मोस्टली एक तरह से डायग्नोस्टिक असेसमेंट का काम करता है। जब मैंने शुरू किया था आपको गुड क्वेश्चन मेकिंग के बारे में बात करना, तो तब भी मैंने बोला था कि अच्छे क्वेश्चन जब भी आप किसी भी तरीके से बच्चे से पूछ रहे हैं, तो उसका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कितना आया है। उसका एजेंडा ये होना चाहिए कि कितना नहीं आया है, और नहीं आया है तो क्या, या गलत आया है तो क्या गलत आया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो आप लगातार कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, आप उसमें कितना गलत आया है या कितना नहीं आया है वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आप बिना मुद्दे के तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे नहीं। मतलब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये भाग है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का भाग फॉर्मेटिव है मैडम, मतलब ये समझ रहा था मैं। काइंड ऑफ आप सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का एजेंडा डायग्नोसिस ही रख के हमेशा चलेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आर अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जूही हाँ जी, जी, यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा एक इनपुट देना चाहूंगा सर। यहाँ पर ऐसा हाँ है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं और डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स हैं, वो तकरीबन एक तरीके की असेसमेंट, जैसे बताया, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स स्मॉल लेवल पर हो सकता है, छोटे लेवल पर हो सकता है, जो आप अपने क्लासरूम में भी जो बच्चों से बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से आपने उनको पढ़ाया है और उन्होंने क्या लर्निंग्स की हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप लर्निंग गैप्स वगैरह या लर्निंग आउटकम्स निकालते हैं, तो वो सारा का सारा फॉर्मेटिव में आता है। जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक की, तो डायग्नोस्टिक है फॉर्मेटिव कई पार्ट, बट ये लार्ज स्केल पर होता है, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की या एक स्टेट की। तो वो जो बड़े लेवल पर हम ले जाते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को हम डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं एक तरीके से। जी सर, मतलब क्विक फॉर्मेटिव मतलब क्विक है, वो वहाँ पे हम क्लास में तुरंत ले सकते हैं, पर डायग्नोस्टिक के लिए काफी कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का मतलब ये है कि जो 15 दिन में आपने एग्जाम ले लिया, कॉपी पेन पर एग्जाम ले लिया, या आपने तिमाही एग्जाम ले लिया उनका, या किसी तरीके से बच्चों को, जरूरी नहीं है कि आपने मतलब जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में ही बात करी, जो साइकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक साइकिल है जो आप लगातार ले रहे हैं,
बट ये मतलब आप क्लास के अंदर भी ले रहे हैं और थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर है, बट जब हम स्केल बढ़ा रहे हैं इसका तो वो डायग्नोस्टिक में जा रहा है सर। जी सर, थैंक यू सर। ये जूही जी कंटिन्यू प्लीज। पार्थ सर, थैंक मैं यू यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। हेलो जी बताइए। जैसे अब आपने फॉर्मेटिव के और डायग्नोस्टिक में थोड़ा सा जो एक लार्ज स्केल वाला हो, तो जैसे कोई एग्जाम्स जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होती है जैसे नीट जेई, ये तो अपन किसको कह सकते हैं कि ये तो प्लेसमेंट टेस्ट है, प्लेसमेंट का हो गया। अब फॉर एग्जांपल कई एग्जाम्स ऐसी होती हैं जो कि किसी एग्जाम के लिए नहीं होती, जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करें एनटीएससी एग्जाम हुई, तो एनटीएससी एग्जाम के लिए को अपन एग्जांपल मान सकते हैं क्या डायग्नोस्टिक का? जी मैडम, ये बेटर आप बता पाएंगे। आपको जो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं ना तपन सर, पार्थ जी, वो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, या मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ, सरकारी स्कूलों के साथ काम कर रहा है, और उनके अंडर कुछ 100 सरकारी स्कूल हैं। अब वो काम कर रहा है, अपने टीचर्स को वहां पे भेज रहा है। लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश सरकार को समझना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन 100 स्कूल्स में काम तो कर रहा है, लेकिन कितना उसको कर पाया है, या बच्चों ने कितना समझा है, तो हो सकता है सरकार और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बड़े लेवल पे लाखों बच्चों के साथ एक जैसा पेपर फ्लोट करें, ये समझने के लिए, ये डायग्नोस करने के लिए कि लर्निंग गैप्स अभी भी कहाँ पे है। तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है जो बड़े लेवल की पार्ट की बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमें और आपको समझने की जरूरत है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह का डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, क्योंकि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो एजेंडा होगा वो डायग्नोसिस होगा। एनटीएससी का एजेंडा मुझे नहीं लगता है कि डायग्नोसिस है, वो एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, या एक एग्जामिनेशन है जिसमें भी एंड में फिर बच्चों को सर्टिफाई किया जा रहा है या बच्चों को चूज किया जा रहा है। एनटीएससी का एजेंडा ये नहीं है कहीं पे, या वो कहीं पे इस चीज का एनालिसिस नहीं करता है कि अच्छा साइंस में इतने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई। डायग्नोसिस का मतलब, अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें, ये फाइंड आउट करना कि बच्चे को यहाँ पे तकलीफ है, ये लर्निंग गैप है। तो जो वो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, यानी आप लाखों बच्चों के साथ एक जैसा एक बेसिक लेवल का पेपर बच्चों के साथ फ्लोट कर रहे हो, और आपको डेटा मिल रहा है कि अरे एमपी में 1 लाख बच्चों में से केमिकल रिएक्शंस को लेके 50,000 बच्चों में तो ये अवधारणा गलत है। तो एक मध्य प्रदेश सरकार को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट टीचर्स को एक फीडबैक मिल रहा है कि 50,000 बच्चों को तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है, तो अब कैसे उसको उस पे काम किया जाए बड़े लेवल पे। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट एनटीएससी में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा कुछ डेटा निकलता होगा कि बच्चों को ये चीज। मतलब मैं अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मेटिव एग्जाम्स, फॉर्मेटिव के लिए अपन कह सकते हैं कि जो अपन वीकली टेस्ट रहते हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं उनको अपन फॉर्मेटिव एग्जाम्स के फॉर्मेटिव टेस्ट कह सकते हैं। और जो अभी हमने जुलाई अगस्त महीने में जो बच्चों का एक बेसलाइन टेस्ट दिया था, जो जिसके पेपर भोपाल से आए थे, उसको हमने बच्चों के लिए एग्जैक्टली उसको हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। एग्जैक्टली वो बेसलाइन जो टेस्ट होता है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, लेकिन फॉर्मेटिव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी एजेंडा लेस नहीं होगा। आपका एजेंडा तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का यही होगा, ये समझना कि आपकी क्लास में, भले 30 बच्चों की क्लास में या 40 बच्चों की क्लास में, कितने बच्चों को क्या चीज नहीं आ रही है या गलत आ रही है। तो फॉर्मेटिव इज काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस फॉर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का को कभी एजेंडा लेस मत रखिएगा कि चलो क्विज करा दिया जस्ट फॉर फन, नहीं हो सकता है वो चीज। जी मैडम, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज मतलब मुझे जो लग रहा है, मैं हाँ जो जी, हाँ समझ जी। पा रहा हूँ, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट करें मैडम। जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट सर ने बताया बड़े पैमाने पे ये लिया जाता है, तो शायद ये बीमारी को मालूम करना है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में मतलब तुरंत अपन उतना उतना क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको मालूम भी करते जाएं और शॉर्ट आउट भी करते जाएं, ऐसा कुछ है मैडम? देखिए मैं फिर वही इनपुट यहाँ पर, जी जी हाँ मैं जी, फिर यहाँ पर एक इनपुट दे देता हाँ जी, हूँ। ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हुई थी, ये बेसिकली प्लेसमेंट असेसमेंट्स होते हैं। यहाँ जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से तो हम ये पता कर रहे हैं कि हम मतलब समेटिव असेसमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, और समेटिव असेसमेंट जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो किसी डिग्री के लिए कर रहे हैं।
बट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एक स्क्रीनिंग है बेसिकली, और उसको हम ना फॉर्मेटिव बोलेंगे ना समेटिव बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट्स। तो मेरी तरफ से ये इनपुट है। जूही जी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। वो पार्ट एक्चुअली वो कंफ्यूज, वो आपने जब बड़े लेवल का बोला ना, तो वो एनटीएससी पे इसीलिए तापन जी पहुंच गए, क्योंकि एनटीएससी बड़े लेवल पे होता है। महेंद्र सर, आप जो बोल रहे हैं ना कि बीमारी का पता लगाना, बहुत ही सही टर्म जो मैंने कहा था ना, मेडिकल टर्म, बहुत ही सही टर्म आपने यूज किया कि बीमारी का पता लगाना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जैसा पार्थ बता रहे हैं, बड़े लेवल पे होता है, वहां पे भी बीमारी का पता लगाया जा रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट छोटे लेवल का डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, जहां पे आप लाखों के बजाय 40 बच्चों में अपनी बीमारी का पता लगा रहे हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट से बीमारी का पता लगा के जो बड़े लेवल पे हो रहा है, वो शायद क्या कहते हैं, पॉलिसी मेकर्स लेवल पे आप उसको उसको कैसे प्लान तैयार करा जाएगा, ऐसा कुछ है, उसको प्लान हाँ, बनाएंगे इसको हाँ, क्या करना है। उसका प्लान बनाया जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है अपनी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी को कैसे चेंज करना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समझिए स्मॉल स्केल डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, लेकिन वो डायग्नोस्टिक। करेक्ट जी। अब अभी शायद कुछ क्लियर हुआ, तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी? बहुत हद तक बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैडम। एंड जूही, थैंक यू वेरी मच। आपने इसको जो पॉलिसी मेकिंग से जोड़ के बताया ना, तो बेसिकली डायग्नोस्टिक का पर्पस वही है कि पॉलिसी वगैरह जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो हो सकें। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके सामने दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको आराम से थोड़ा रीड करिए। अगर क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे कि इट्स नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा कि मिसकंसेप्शंस, जो हम लोग अभी तक मिसकंसेप्शंस की बात करते आए हैं, अगर बेसिक लेवल मिसकंसेप्शन की बात करें, तो मिसकंसेप्शन बेसिकली है क्या, वो बहुत ही क्लियरली इन इन दोनों एग्जाम्पल से दिख रहा है। तो कोई रीड करेगा जोर से, कि आप तीनों अपने अपने शांति से उसको बैठ के 1 मिनट देना चाहेंगे, और फिर इस पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे? जी मैडम, मैं रीड कर देता हूँ। समीर के पास 7 सेब हैं और जूही के पास 11 सेब हैं। जूही के पास कितने अधिक सेब हैं? इसमें आगे दिया हुआ 18 सेब, क्योंकि आंसर में दिया हुआ अधिक का मतलब होता है जोड़ो, मतलब जो मिसकंसेप्शन है ये दिया हुआ। जी मैडम। हाँ, तो इन लोगों ने यहाँ पता नहीं क्यों मुझे सेब खिला दिए हैं। जी जी मैडम, देख, वो मैं सोच रहा था जी। हाँ जी। तो हाँ, एग्जैक्टली, मिसकंसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कौन किससे अधिक सेव है, तो ये मिसकंसेप्शन बच्चा पढ़ेगा और अधिक शब्द पढ़ेगा, तो शायद एडिशन कर ले। अ, तो आप इस पे तपन जी, आप अपने व्यूज दे सकते हैं कि आपको लग रहा है ये बहुत ही प्रेवलेंट मिसकंसेप्शन हो सकता है बच्चों के साथ? मैडम, अधिक सेव है या तो सिंपल सी बात है, जहाँ तक मिसकंसेप्शन की बात यहाँ तक आना नहीं चाहिए। मतलब 11 में से 7 को हटाना, और वो बच्चा यही बोलेगा कि आपके पास समीर से 7 सेव ज्यादा, 4 सेव ज्यादा है। डायरेक्ट वो माइनस ही होना चाहिए कि कितने अधिक सेव हैं। प्रश्न मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है और सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि समीर के पास 7 सेब हैं और जूही के पास 11 सेब हैं। तो जूही के पास कितने अधिक सेब हैं, तो वो 11 में से 7 को घटाएगा और 4 आंसर देना चाहिए उसको, आई थिंक। मेरे को तो प्रश्न बिल्कुल सीधा दिख रहा है। सर, मैं भी आपसे सहमत हूँ सर। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन कम ये बच्चे। मेरा एक्चुअली लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है पार्थ, आप शेयर कर सकते हैं क्या आगे का प्रेजेंटेशन? जी जूही, मैं कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको स्टॉप करना पड़ेगा, शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी जूही आपको। अरे यार, मेरी तो बैटरी खत्म हो गई। वो लेट मी सी। हाँ, ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
चार्ज कर लीजिए मैडम, चार्जर लगा दीजिए, उसके बाद फिर, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है हाँ जब जी, तक हाँ जी, आप जब तक यार शेयरिंग हो गया, चलिए सर ने कर मुझे दिया। लग रहा है शुरू हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ। तो मेजर मिसकंसेप्शन यहाँ पे जो मैथ का दिख रहा है, यहाँ पे शायद इसका एक मिसकंसेप्शन भी हो सकता है ये, या बच्चा सिर्फ और सिर्फ शब्द समझ रहा है कि जहाँ पे अधिक की बात है वहां पे हमेशा से बच्चा ऐड ही कर लेता है। तो ये हो सकता है कि बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन समझ में आती है लेकिन सिर्फ कर नहीं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है कि मिसकंसेप्शन क्या क्या क्रिएट कर सकता है। एक बार दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग रीड करेंगे और फिर हम लोग पूरा पूरा इस पे चर्चा करेंगे कि क्या मिसकंसेप्शन है, और मे बी हम अपने भी एग्जांपल्स दे सकते हैं केमिस्ट्री के कि आपको क्या लगता है कि कौन से मिसकंसेप्शन बहुत प्रेवलेंट है, मतलब बहुत ही आपको पता है कि जनरली बच्चों को ये मिसकंसेप्शन आता है। पार्सल स्क्रीन गायब हो गई, पूरी क्लियर वाइट हो गई है। जब तक पार्थ शेयर कर रहे हैं तपन सर, हम लोग अपने सब्जेक्ट के एग्जांपल्स पे बात कर सकते हैं कि आपको अभी अगर रैंडमली सोचना हो तो जब पहली बार बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है, आपके यहाँ छठी से पढ़ना शुरू करते हैं एमपी में? जी मैडम। हम्म, तो क्या कोई एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो बच्चे कई बार आगे तक लेके चले जाते हैं, वैलेंस से रिलेटेड हो सकता है, बैलेंस रिएक्शन से से मैडम जो स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं, स्टार्टिंग में जहाँ गलती आती है बच्चों को, वो सबसे बड़ी गलती आती है एटॉमिक नंबर, वो उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में, वहीं पे सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा गलत मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या लेते हैं या न्यूट्रॉन की संख्या लेते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है थोड़ी सी एक। आई होप अब स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। जी जी सर, पार्सल दिख रही है। हाँ हाँ दिख रही है। तो क्या मिसकंसेप्शन है बेसिकली तपन सर, अगर आपको फॉर्मुलेट करना हो शब्दों में कि ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत अवधारणा है इस चीज को लेके, तो वो क्या होगी बहुत ही प्रेवलेंट? शुरुआती तौर पे जो उसमें बच्चों को समझाया जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, वो बच्चे रट लेते हैं कि नाभिक के ऊपर, नाभिक का जो आवेश होता है उसे उसको हम उसकी परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब वो वहाँ पे उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो चार्ज किसके कारण आया है। क्या चार्ज प्रोटॉन के कारण आया है, क्या चार्ज न्यूट्रॉन के कारण आया है, या चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण आया है। तो वहाँ पे वो बस एक चीज ये याद कर लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जी ये एक मैडम, बहुत बड़ा तपन कंसेप्ट, सर आपने जो जो मिसकंसेप्ट रहता है। जी जी तपन सर आपने जो क्वेश्चन उठाया ना, मैं थोड़ा उसमें मैं भी उसी में जाना चाहूंगा। ये जो परमाणु क्रमांक में वास्तव में एक जगह जो छोटे बच्चों को वहां से आते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जैसे परिभाषा दी जाती है कि प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसा बोल देते हैं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब अगर आयन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आ जाता है, ऋणायन पे बढ़ जाएगा और धनायन बनने पे वो घट जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो उसमें परमाणु क्रमांक को घटाने या बढ़ाने की गलती कर देते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कि कैटायन बन गया, Na है तो Na का परमाणु क्रमांक 11 है। अब Na प्लस बना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो परमाणु क्रमांक उसका 10 हो जाएगा, ऐसा कभी सोच सकते हैं बच्चे। तो ये इस तरह की मिसकंसेप्शन आ जाती है, बट उनको क्लियर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होने, वो केवल उदासीन स्थिति के लिए ही है वो परिभाषा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या वो त्यागता है इलेक्ट्रॉन, तो उस स्थिति में ये बदल जाएगा। इस तरह के मिसकंसेप्शन इसमें बच्चे में आ सकते हैं परमाणु क्रमांक के लिए। मुझे जैसे एक बहुत ही या तो वो मेरी पढ़ाने में गैप रहा होगा कभी, जो एक पर्टिकुलर क्लास में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन उस क्लास का था कि वैलेंसी किसी की भी वैलेंसी वो होती है जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो वही वैलेंसी है। तो मतलब वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो वो उस क्लास में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक बड़ा मिसकंसेप्शन था। उन लोगों को लग रहा था कि आउटर मोस्ट शेल में जो भी
इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन उस क्लास में बहुत ही प्रचलित था, एक समय की बात, मे बी 2012-2013 की बात आई एम टेलिंग यू। तो हेमंत जी, आपको ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन याद आ रहा है कि आपके सब्जेक्ट में प्रेवलेंट रहा हो आपके पढ़ाने में, या कभी आपने नोटिस किया हो? मेरी आवाज आ रही है कि? हेलो? जी मैडम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेमंत सर की नहीं आ रही है ना? हेलो, आ रही है मेरी आवाज क्या? अ, जी हेमंत सर, आ रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है। जी सर। तो मैम मैं बोल रहा था, कई बार ऐसा होता है जब हम अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, और वो आबभाव के क्रम में जब इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित करते हैं तो वहां पर वो कई बार गलतियां कर देते हैं। ओके। तो मिसकंसेप्शन, हम उन आंसर्स को लेके चलेंगे जो कि बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रेवलेंट है, कि कई अ, बच्चे एक क्लास में वही एक आंसर और उसी थॉट प्रोसेस के साथ एक आंसर दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत अवधारणा बहुत ही प्रचलित है आपकी क्लास में, या अगर आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो इतने सारे बच्चों में ये गलत अवधारणा प्रचलित है। वो आपको एक डेटा मिलता है, आपको पता चलता है कि इतने सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये गलत समझ रख रखा है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर ऑफ 5.647। तो जैसे अगर नॉर्मली नंबर रहता है तो हम उसको 1, 10, 100, 1000 में देखते हैं, लेकिन डेसिमल में नंबर रहता है तो 10th, 100th चलता है। लेकिन अ, अगर बच्चे को मिसकंसेप्शन है, उसे समझ में नहीं आया है, तो जैसे 1, 10th इधर चलता है, बच्चे को लग सकता है यहाँ पे 1, 10th, 100th चलता है डेसिमल के बाद। तो ये एक मेजर मिसकंसेप्शन है, डेसिमल सीखते हुए बच्चों को ये आता है। यहाँ पे मिसकंसेप्शन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसीलिए ये एक आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सकें कि आपके सब्जेक्ट में कौन से मेजर मिसकंसेप्शंस हैं विच यू हैव कम अक्रॉस अपने टीचिंग जर्नी में। और कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम तरह के मिसकंसेप्शंस अगर आप 12वीं में 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 7 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको हर बार लगे कि अरे यार, ये हर बैच में यही गलत समझ कैसे आ रही है। तो हो सकता है जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे गलत तरीके से किसी चीज को समझ लेते हैं और उसको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, और मेजरली बच्चे वो छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस बच्चों को रहते हैं और उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत रहती है। तो अगर कई टीचिंग साइकिल्स में आपको एक जैसे मिसकंसेप्शंस दिख रहे हैं या एक जैसी गलत धारणाएं किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके दिख रही है, तो आप फिर विजिलेंट रहेंगे कि अच्छा, इसको सब पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए शायद मुझे और एग्जाम्पल्स की जरूरत है, या इस तरीके से, अलग तरीके से ये चीज समझाई जा सकती है ताकि बच्चों को समझ में आए। और कुछ मिसकंसेप्शंस आपको याद आ रहा है आपके रिएक्शंस को लेके, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं, नंबरिंग को लेके। तो अगर आपको कुछ प्रेवलेंट मिसकंसेप्शन याद आ रहा है तो इधर शेयर करेंगे तो शायद हम लोग इस पे चर्चा कर पाएंगे। मैडम, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी करते बच्चे, जैसे कि हम लोग जब ये इसमें वॉवेल ए लगाते हैं, ग्रामेटिकल एक रूल है जिसमें बच्चे वहां पे गलती कर देते हैं। जैसे ब्यूटा लगा रहे हैं, कहीं पे ब्यूट हम बोल रहे हैं, तो बच्चे वहां भी गलती करते हैं कि ये ग्रामेटिकल रूल है और इसको हमने ए क्यों लगाया है। तो वो भी समझाना पड़ता है। तो एक यहाँ पर भी आता है, और एक मैं समझता हूँ जैसे एक जगह न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसमें वो ठीक से फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। वो भी इनको ठीक से समझाना चाहिए, क्योंकि बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कई सारे टॉपिक के ऊपर ये। और जैसे आपने वैलेंसी के बारे में बताया कि ये टॉपिक भी है, ऐसे मैंने ये वैलेंसी वाला टॉपिक भी, जो मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें मैंने इसको भी लिया था, वैलेंसी वाला टॉपिक, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या फर्क होता है।
इसमें फ़र्क में कई बार वहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। और ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मामला लिया था कि हर बार बच्चा जो है ये सोचता है कि कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पर वो उसको समझ नहीं पाता कि ये कई जगह बहुत ज़्यादा होता है और इवन काफ़ी ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिज़न में। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल सिलिका का लिया या मैं डायमंड का एग्ज़ाम्पल भी ले सकता हूँ। तो वो ये इसको समझ नहीं पाता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो पूरा स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही है या केवल मॉलिक्यूल के अंदर काम करके फिर इसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहे हैं। तो वहाँ वो कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में ऐसे हैं। और भी इसके अलावा टॉपिक है मैडम? बहुत सारे हैं मिसकंसेप्शंस महेंद्र सर। वैसे तो प्रेवलेंट, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग जाएं, अगर सीधे चेन में सारे सीज नहीं लिखे हैं तो बच्चे का काउंटिंग गलत हो सकता है और बच्चा उसको गलत नेम कर सकता है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि सब सब सी एक के बगल एक ही लिखे होंगे। अगर पूरा एक चेन लिखा होगा तभी वो लोग सारे सीज को काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो कई सारे मिसकंसेप्शन है। अब हमें वी नीड टू गो बैक, रिफ्लेक्ट कि जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक्स हैं, जो बेस लेवल टॉपिक्स हैं आगे की केमिस्ट्री की समझ के लिए, वहाँ पे कौन से मेजर मिसकंसेप्शंस प्रेवलेंट हैं, और अगर वो प्रेवलेंट है तो फिर हम उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बच्चों से करें समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पे मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रहे हैं, उसको कैसे कर्व किया जाए, उस लर्निंग गैप को कैसे फिल किया जाए। पार्थ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Just give me a second. Slide visible? हाँ, आप एक और क्लिक करेंगे तो वो ऊपर उसका वो भी आ जाएगा टाइटल। अब हम लोग वापस से फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा। तो मॉनिटर करना भी एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर आप ऑब्जर्व ही कर रहे हैं बच्चे को, बच्चे का परफॉर्मेंस। क्यों हम लोग अभी रचनात्मक आकलन के बारे में बात कर रहे हैं बार बार? क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा टूल होने वाला है डायग्नोसिस के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, कि कौन से मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रहे हैं। क्या क्या रचनात्मक आकलन, जो मॉनिटरिंग या ध्यान देने के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो आप कि आप ऑब्जर्व बच्चे को कर रहे हैं, आप सतर्क हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों के आंसर करने में। मे बी अगर जैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं और एक कंपाउंड का नाम, अगर 10 बच्चे एक जैसा गलत आंसर कर रहे हैं तो आप उस चीज को नोट कर रहे हैं कि नहीं आपकी क्लास में कि ये बच्चे एक जैसा गलत आंसर कर रहे हैं। ध्यान से आप निरीक्षण कर रहे हैं कि नहीं, कि बार बार हम बात करें, सबका एजेंडा यही होगा, ये समझना कि क्या गलत समझ है बच्चे को। आप उसको चेक कर रहे हैं कि अगर बच्चे बच्चे का रिटन वर्क है, बच्चे का अच्छा अगर बच्चा आंसर दे भी रहा है तो आप उसको जांच रहे हैं कि नहीं, कि सही है कि गलत, और गलत है तो क्यों गलत है। एक ये पॉइंट जो बार बार हम उठाते भी हैं, और शायद ये बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए भी एक फीडबैक है ये एज अ टीचर, कि आप जब भी जांच रहे हैं, आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे हैं, तो हमारा हमेशा एजेंडा ये रहना चाहिए कि बच्चे को क्या नहीं आया है या क्या गलत आया है, इंस्टेड ऑफ बच्चे को कितने बच्चों को आ गया। कई बार हम लोग इसमें चलते हैं कि हमने क्वेश्चन पूछा 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 और 4 बच्चों ने अगर सही आंसर दिया है तो हम शायद खुश हो जाते हैं कि इतने बच्चों को ये चीज आ गई है। लेकिन कभी हम लोग उस तरीके से नहीं क्वेश्चंस पूछते, या उस तरीके से शायद ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं कि कितने बच्चों को नहीं आया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, या क्या गलत आया है। तो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन भी एक बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है। आप लगातार अपनी क्लास को, अगर आपकी क्लास 40 बच्चों की, 50 बच्चों की, 100 बच्चों की है, तो आप लगातार उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को माइन्यूटली देख रहे हैं कि बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं और क्या गलत आंसर कर रहे हैं। ये एक बड़ा डायग्नोस्टिक टूल होगा आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का। और इंटरव्यू भी एक बड़ा टूल बनेगा आपके डायग्नोसिस के लिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
पार्थ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है कि क्यों, हाउ हाउ कैन मॉनिटरिंग या हाउ कैन ऑब्जर्वेशन बी अ टूल, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, सॉरी। या आपको क्या आपको भी लगता है कि ऑब्जर्वेशन, निगरानी रखना या माइन्यूटली ऑब्जर्व करना बच्चों को एक डायग्नोसिस का टूल हो सकता है? और अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? तपन जी, हेमंत जी, मयंक जी, आप लोग अपने अपने पहले इस पे अपना थॉट बताइएगा। ये मैडम मेरे हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये तो मतलब बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि लगातार ऑब्जर्व करना, लगातार उनको देखते रहना, बारीकी से इस बात पे ध्यान देना कि बच्चा कहाँ पर जो है वो पिछड़ रहा है या कहाँ उसकी कमी है, उसको ऑब्जर्व करना, ये तो बहुत जरूरी है। बगैर इसके तो हम कोई भी किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट इसके बारे में हम विचार नहीं बना सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के लिए अगर ये चीजें हम समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर उसमें ये समस्याएं आ रही हैं, तभी हम उसको सामने रख पाएंगे, या तभी हम उसको उसके आधार पे अपना जो है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो पॉलिसी मेकिंग वाला जो आपने बताया था, तभी हम उस पर पॉलिसी डिसाइड कर पाएंगे या अपना प्लान तैयार कर पाएंगे। जब तक हम इनको बहुत बारीकी से इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, हम वो शायद पॉलिसी भी या प्लान हम तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पे रचनात्मक आकलन का तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है मैडम। मैडम अभी ये जो अपन आज इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि इंटरव्यू एक जो बच्चों का आकलन करना है, बच्चों का आकलन करने के लिए जो अपन रिटर्न काम करवाते हैं, उसके लिए अपन इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें एक चीज़ समझ में आती है कि बच्चे की खुद की जो गलतियां हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह उजागर हो सकती है। बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये बनिस्बत रिटर्न वर्क के यदि अपन इंटरव्यू देते हैं तो अपन को इंडिविजुअल मालूम पड़ती है। कई बार क्या होता है, बच्चे आपस में चर्चा करके उस उत्तर को लिख तो देते हैं और हमको ये लगता है कि वो सही है, लेकिन इंटरव्यू देने से ये लगता है कि शायद हो सकता है कि उसके जो एक्चुअल समझ तक अपन पहुंचने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू के माध्यम से। जी सर, बिल्कुल आपने तो हम बाद में आएंगे, सॉरी हेमंत जी, इंटरव्यू पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग क्या डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, इस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तपन जी, तो आपको लगता है कि क्लोजली ऑब्जर्व करना या मॉनिटर करना या ट्रैक करना बच्चों के परफॉर्मेंस को ऑन अ डेली बेसिस क्लास में डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैडम, बिल्कुल 100% कर सकता है। हेमंत जी, आप का क्या जी कहना है? मैम, बिल्कुल मैम, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एक प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन करना ही है कि बच्चे को हम समझें कि वो कहाँ किस स्थिति में है। इसके लिए रचनात्मक आकलन बहुत आवश्यक है और उसकी सतत निगरानी रखने के लिए हमको साक्षात्कार के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। बस इस ये फर्क है कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत बच्चों को अपना खड़ा किया, उससे क्वेश्चन पूछ लिया, कितना वो आंसर कर पा रहा है, उसको समझा कि बच्चा हमारा इतनी चीज को समझ रहा है, इस चीज को नहीं समझ रहा है, यहीं तक सीमित था। और साक्षात्कार इससे काफी आगे की सोच है। इसके माध्यम से बच्चे का पूर्ण आकलन हम कर सकते हैं। और जब आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बच्चे को या उसके डेली लर्निंग लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं, मे बी सिंपल ओरल क्वेश्चन से या रिटन टेस्ट से, वीकली टेस्ट से, वो ये पूरा डेटा आपको एक हेल्प करता है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी या रिपोर्टिंग के लिए भी। जब आप फाइनली रिकॉर्ड बना रहे होते हैं किसी बच्चे का या रिपोर्ट बना रहे होते हैं, ये थ्रू आउट आपको एक फीडबैक दे रहा होता है। तो इन केस आपके यहाँ आप रिटन रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो क्लोज ऑब्जर्वेशन भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत आप किसी एक टेस्ट का, वीकली टेस्ट का इंतजार नहीं करते हैं ये चेक करने के लिए कि आपके क्लास में बच्चों को ये चीज समझ में आई है कि नहीं। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके
मे बी रिटन वर्क को या क्लास पार्टिसिपेशन को या बोर्ड वर्क को अगर आप ब्लैक बोर्ड पे बुला रहे हैं और उनसे कोई भी चीज सॉल्व करवा रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक टूल। वो थ्रू आउट आपको हेल्प करता है असेस करने के लिए कि इस पर्टिकुलर बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे का पार्टिसिपेशन है कि नहीं, बच्चा डरा सहमा तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है आपको टेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग पार्थ। फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स आपके सामने दिए। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। पहले कुछ एग्जांपल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं या हम लोग करते आए हैं क्लासेस में, आप लोग एक एक करके कुछ कुछ एग्जांपल्स पे बात करना शुरू करिए, देन वी कैन टॉक अबाउट द गिवन एग्जांपल्स। जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है इसमें, ये है सामूहिक कार्य। तो सामूहिक कार्य जब हम रचनात्मक आकलन की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से जो भी कार्य हम करने के लिए देते हैं वो सामूहिक कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे कोई प्रश्न दे दिए या कोई प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को दे दिया कि भाई ये आपको तैयार करना है विषय से संबंधित, तो ये सामूहिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तपन सर कुछ इसमें और आगे जोड़ेंगे? जी बिल्कुल सर, सामूहिक कार्य में अपन ये भी कह सकते हैं, बच्चों को अपन ऐसे है ना असाइनमेंट दे देते हैं सामूहिक की भी, आप सबको मिलकर ये लिखना है, तो उसमें बच्चों का नॉलेज बढ़ अपन चेक कर सकते हैं कि वो सामूहिक कार्य जो है वो एक रचनात्मक आकलन का ही एग्जाम्पल, कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चों के सहयोग से वो कार्य को पूर्ण किया जा रहा है, वो एक रचनात्मक आकलन का ही उदाहरण है। जी बिल्कुल। दूसरा बिंदु भी हाँ, इसमें लेकिन यदि अभी हम आप लोग इस लिस्ट से नहीं नहीं सुनिए, आप लोग इस लिस्ट से नहीं उठाएंगे। आप लोग जो कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट अपनी क्लास में, आप पहले उसके बारे में बात करेंगे। जी मैम, ओके। जी, हम जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं सामान्यतः रचनात्मक कार्य फॉर्मेटिव में, यही है कि बच्चों को इंडिविजुअल वर्क देते हैं हम। सामूहिक कार्य तो नहीं देते हैं, इंडिविजुअल वर्क देते हैं। जैसे कुछ प्रश्न दिए तो प्रश्नों का उत्तर लिख के लेके आना है, तो वो इंडिविजुअली हम चेक भी करते हैं और इंडिविजुअली हम देखते हैं। जी सर, सामूहिक बिल्कुल सामूहिक किया तो जा। कुछ प्रोजेक्ट कभी 3-4 बच्चों को मिलके दिया कि आप 3-4 मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, तो वो एक आध सामूहिक कार्य हो सकता है। जी बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय के टॉपिक को हम बच्चों को समझा देते हैं, इसके बाद हम उनको उसका नोट्स बनाने के लिए बोल देते हैं कि इससे संबंधित नोट्स आप स्वयं बना करके लेकर आइएगा। तो उससे भी बहुत मदद मिलती है, हम समझ पाते हैं उसको देख करके कि बच्चा हमारा कितना समझ पा रहा है, कितना सीख पा रहा है। तो वो भी सामूहिक कार्य एक हो जाता है। कई बार हम टेस्ट तो लेते ही रहते हैं, कंटिन्यू यूनिट समाप्त होने पर एक यूनिट वाइज टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर हमसे बच्चों से हम लेते हैं, तो उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर समझा रहे होते हैं, और जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कोई एक एलिमेंट लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया और एक बच्चे को खड़ा करके हम कहते हैं आप आइए और इस ब्लैक बोर्ड पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करिए। तो इससे हमें जब बच्चा सामने आता है और सामने आकर के अपना वो सभी के सामने अपनी बात रख या उसको लिखता है, तो हमें ये क्लियर होता है कि बच्चे की स्थिति ये है, इतना सीख पा रहा है और यहाँ उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि कहीं वो गलत कर रहा होता तो वो भी क्लियर हो जाता। ओके, तो और क्विज वगैरह या कुछ ऐसा अभी तक आपने कभी कंडक्ट किया हो क्लास में? कभी कभार मैडम एक आध बार क्रॉस क्विज किए रखा है कि 2 ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप बना करके बच्चों को आपस में ही हम क्विज के लिए पहले से बोल देते हैं कि आप अपने सरल और क्विज बना करके लाइएगा, और ग्रुप एक दूसरे से वो पूछते हैं। ऐसा भी एक आध 2 बार कंडक्ट किया है। तो दिस शोज कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नीड नॉट बी हमेशा बहुत ही सीरियस एग्जाम ही हो रहा हो बच्चों का, लेकिन जी आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो। अब आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सामूहिक कार्य दिया है, तो ग्रुप वर्क किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। मे बी एक कोई क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, मे बी थोड़ा टफ न्यूमेरिकल, आपने 4 बच्चों के ग्रुप को 4-4 बच्चों के ग्रुप में बांट के उनको
एक साथ सॉल्व करने को दे दिया, वो ग्रुप वर्क हो सकता है। क्विजेज एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे बात हुई कि सिंपल मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। वर्कशीट आपने दे दिया, आपने क्लास के लिए एक वर्कशीट बनाई थी, दो वर्कशीट इंडिविजुअलाइज नहीं है, वो एक तरह से एक वर्कशीट है जो सारे क्लास की पूरी क्लास के लिए 40 बच्चों के लिए, लेकिन एक वर्कशीट आपको डेटा देती है कि हर क्वेश्चन में या हर टॉपिक पे सारे बच्चों का कैसा कैसा रिस्पॉन्स आया है। हो सकता है वो एमसीक्यू का एक वर्कशीट हो सकता है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितने गलत आंसर कितने सही आंसर चूज किए थे। डिपेंड्स कि आप अपना वर्कशीट कैसे डिजाइन करते हैं। जर्नलिंग शायद केमिस्ट्री में आप उतना ना कर पाए, जर्नलिंग या डायरी राइटिंग जैसा। हाइपोथेसिस राइटिंग जैसा शायद आप कर सकते हैं। वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, कोई एक करंट एनवायरमेंटल मुद्दा दे के मे बी बच्चों को उस पे उनका क्या हाइपोथेसिस होगा, या क्या वो स्टेप्स लेंगे कोई भी चीज करने के लिए। वो सारी चीजें इंस्टेड ऑफ जर्नलिंग में भी हाइपोथेसिस मेकिंग एक हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट इस तरह का, जैसा कि अगर जो जर्नलिंग की बात है या हाइपोथेसिस मेकिंग की बात है, जो आई एम गिविंग यू दिस लाइक पैरेलल एग्जांपल जर्नलिंग के साथ क्या हो सकता है, ये आपको ये भी एक गेज करने में हेल्प करता है कि बच्चे कितना समझ के उसको अपने इनपुट दे के किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। स्टूडेंट इंटरव्यूज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अनोनिमस वोटिंग यानी अनाम मतदान, ये कैसे हेल्प करेगा आपको समझने में कि क्या मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रहा है क्लास में। तो इसका कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, या आपको लग रहा है एकदम से कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, या पहली बार आपने सुना है? मैडम अनाम वो मतदान में अपन ये कर सकते हैं कि कुछ बोर्ड पे कुछ एक प्रश्न दिख सकते हैं, वो सही हो या गलत हो, उसमें बच्चों से पूछ सकते हैं कि कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये सही है, तो या कितने बच्चे बोले ये गलत है, तो उसके आधार पे हम वो अनाम मतदान करवा सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा आपको? बच्चों को कंसेप्ट जानने में मदद मिलेगी, कितने बच्चे सही समझ रहे हैं, कितने बच्चे गलत समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर एक बच्चों को एक छोटे चिट्स दे दिए जाएं, आपने एक एमसीक्यू सामने रखा है, 3 डिस्ट्रैक्टर्स बहुत सोच समझ के रखे हैं जो कि 3 मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, और एक सही आंसर रखा है, और बच्चे सिर्फ ए बी सी डी अपना आंसर करके सबमिट कर रहे हैं, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट डेटा है। जब आप चिट्स को अलग अलग करते हैं, 40 में से 20 बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है, 5 ने ए चूज किया हुआ है, 10 ने बी चूज किया हुआ है, तो आपके पास डेटा है कि इतनी में ऐसा भी हो सकता है कि फ्लूक में आंसर बच्चों ने दिया हो या एक दूसरे से पूछ के दिया हो, लेकिन एक तरह से अगर आप विजिलेंट है तो आपको एक तरह से डेटा मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये मिसकंसेप्शन तो बहुत अच्छे से प्रिवेल कर रहा है मेरी क्लास में। अगर 10 बच्चों ने 40 में से 10 बच्चों ने एक पर्टिकुलर, या 15 बच्चों ने एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया हुआ है। इज इट मेकिंग एनी सेंस महेंद्र सर, हेमंत सर? मुझे पता है कि डेली के आपके क्लासरूम्स में ये सारी चीजें सबको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बड़े बच्चों के साथ तो और भी टफ हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी पे मे बी 2 महीने के बाद एक पर्टिकुलर चीज, और 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद एक पर्टिकुलर वे ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, तो आप धीरे धीरे कई सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग में, एक पूरे स्पैन ऑफ एक एकेडमिक सेशन में। जी अभी बिल्कुल तक मैम। बोलना है? हाँ हाँ जी हेमंत सर, सॉरी। ये सारे जो टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स का तो अभी तक हम उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन इनको देखकर लगता है कि हम इनको कहीं ना कहीं उपयोग लगातार करते रहेंगे, तो इससे छात्रों को स्थिति को समझने में बहुत ज्यादा लाभ होगा, और बिल्कुल उनका एक क्लियर डेटा हमारे सामने निकल करके आएगा कि हमारा ये विद्यार्थी इस अवस्था में है, ये विद्यार्थी इतना सीख पा रहा है, इतना नहीं सीख पा रहा है, यहाँ हमें कार्य करना है। जूही मैडम, मैं एग्जिट टिकट के बारे में वापस थोड़ा पूछना चाहूंगा कि एग्जिट टिकट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ जी, हम उस पे आ रहे हैं अभी, अनाम मतदान के बाद उसके बाद आ रहे हैं। हो सकता है मेरा भी
बहुत ज़्यादा इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि एग्जिट टिकट जैसा चीज़ मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा किया नहीं है क्लास में। लेकिन उससे पहले सॉरी, मेरी आवाज़ इको हो रही है क्या? नो मैम, आपकी आवाज आ रही है। अवधारणाओं पर आधारित 1 मिनट का पेपर, 1 मिनट का पेपर कैसा हो सकता है? जी, आप ही बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि 1 मिनट का पेपर कैसा ही पेपर होता होगा? क्वेश्चन लिख दिया जाए, उसको एक वाक्य में उत्तर दिया जाए। महेंद्र भाई, पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है थोड़ा सा। ओके। 1 मिनट के पेपर में मैडम अपन उदाहरण के आधार पे कुछ जो अपन कहते हैं ना मैकेनिकल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल क्वेश्चंस क्या है, कि एक या दो प्रश्न मैकेनिकल दिए जाएगी, या उदाहरण कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उस आधार पे ये अवधारणा पे आधारित 1 मिनट का पेपर ऐसा हो सकता है। सॉरी सॉरी सर, मेरी आवाज़ मुझे वो हो गई, आप फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था, अवधारणा पे आधारित 1 मिनट का पेपर मतलब आज जो हमने अध्ययन करा है उसके ऊपर से एक या दो प्रश्न मैकेनिकल प्रश्नों को बच्चों से पूछना, कि मैकेनिकल प्रश्न पूछना। हो सकता है, यस। और पेपर मतलब आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक स्टॉप वॉच जैसा लगा सकते हो, 5 MCQ भी दे सकते हो और चेक कर सकते हो 5 MCQ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आज की क्लास में कवर किया गया है। इफ यू ऑलरेडी नो कि आज नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टीच दिस, तो उसके हिसाब से आप 5 क्वेश्चन MCQ के, 4 क्वेश्चन MCQ के रख सकते हो। एंड में बच्चों को पेपर सब दे सकते हो और चेक कर सकते हो कि बच्चों को आज की क्लास में चीजें समझ में आई है कि नहीं, तो वो 1 मिनट का पेपर है। एग्जिट टिकट मैंने भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन एग्जिट टिकट एक तरह से उस क्लास में एंड में दिया जाने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, मे बी कि तो फॉर एग्जांपल व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माय टुडेज क्लास, और वो वन लाइनर जैसा बच्चे दे सकते हैं। तो कुछ बच्चे शायद एकदम हतप्रभ खड़े रहे कि क्या ही लर्न किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्रू आउट पूरे क्लास में नहीं था। लेकिन या व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग यू लर्न टुडे, तो अगर आपने 5 रिएक्शंस पढ़ाए उसमें से हर बच्चा एक कोई रिएक्शन बता दे रहा है कि मुझे ये वाला रिएक्शन बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्यों लगा, तो ये एक एग्जिट टिकट जैसा है, क्योंकि क्लास के एंड में आपने एक इनफॉर्मल सा असेसमेंट है, एक सिंपल क्वेश्चन जैसा है, आप हर बच्चे से पूछ सकते हो। या तो फॉर एग्जांपल आपने पॉलीमर अगर पढ़ाया है और एंड में आप बच्चों से ये पूछ सकते हो कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस लर्निंग रियल वर्ल्ड में जाके, तो बच्चे शायद उसमें कुछ फैसिनेटिंग सा आंसर लिखे, वो एग्जिट टिकट्स हैं। साइंस में पता नहीं कितना यूज किया जा सकता है, इस चीज को कितना नहीं किया जा सकता है ऑन रेगुलर इसको बेसिस। एक पोस्ट टेस्ट की, सॉरी मैम इसको एक पोस्ट टेस्ट की जैसे मान सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रशिक्षण में ही पहले प्री टेस्ट होता है, इसके बाद पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, तो एक शॉर्ट पोस्ट टेस्ट की तरह इसको हम मान सकते हैं एग्जैक्ट टिकट को। पोस्ट टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इनफॉर्मल है, क्वेश्चन भी बहुत इनफॉर्मल हो सकता है। जैसे कि मैडम इवन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक एग्जिट टिकट का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिड यू एंजॉय योर क्लास टुडे, या हाउ मच डिड यू लाइक योर प्रोजेक्ट, या व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड अबाउट टुडेज प्रोजेक्ट। तो ये पोस्ट टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक इंटरेक्शन जैसा हुआ, जस्ट टू हेल्प यू सी कि आपके बच्चे क्लास में थे भी कि नहीं थे, तो कितनी हद तक इन्वॉल्व थे। मैडम आउटपुट लेना जैसा है कुछ, क्या ये आउटपुट ले रहे हैं हम उस पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं? काइंड ऑफ, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल है। आप अपने क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने साइंस में अभी तक बहुत यूज नहीं किया है, लैंग्वेज टीचर्स को एग्जिट टिकट यूज करते देखा है, जहाँ पे वो बात करते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग इन टुडेज क्लास। तो बच्चा हो सकता है कि बताए कि एक पर्टिकुलर इंग्लिश चैप्टर पढ़ने के बाद मैं बहुत इमोशनल हो गया, या आई फेल्ट इलेटेड, आई फेल्ट हैप्पी। तो ये भी एक तरह का एग्जिट टिकट क्वेश्चन है, जहाँ पे
बच्चे की फीलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, उसका फेवरेट पार्ट क्लास का क्या था वो भी पूछा जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि आप कैसा क्वेश्चन फ्रेम करते हो। मैंने आज तक नहीं यूज किया है तो हम अपना एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, और शायद मुझे थोड़ा, अभी अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो मैं जाके बच्चों से पूछूं कि विच वाज योर फेवरेट रिएक्शन, तो शायद हाँ दैट कुड हैव बीन अ गुड क्वेश्चन कि व्हाई डिड यू लाइक अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को वो रिएक्शन समझ में भी आया है कि नहीं। या हो सकता है बच्चे का ये आंसर हो कि सिर्फ वही रिएक्शन समझ में आया, बाकी चार नहीं समझ में आया मुझे, इसलिए दैट वाज माय फेवरेट रिएक्शन। तो ये एक तरह का आपको उसी टाइम पे फीडबैक मिल गया कि बच्चे को क्या समझ में आया, कितने अच्छे से समझ में आया। तो दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस पे मे बी आई हैव टू थिंक मोर अबाउट इट कि साइंस में कैसे यूज किया जा सकता है। जो रिएक्शन लेवल क्वेश्चंस हैं एग्जिट टिकट के, वो जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं दैट आई कुड शेयर। लेकिन आपको मतलब अगर और कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज में, आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, देन वी कैन मे बी टॉक मोर अबाउट इट। आप इस पे कुछ बात करना चाहेंगे आप कि आगे हम लोग और डिस्कशन कर सकते हैं? आगे ठीक है मैडम। ठीक है जी, समझ में आया मुझे। ये मतलब बेसिकली जो एग्जिट टिकट है ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है। इसमें एंट्री भी है और एग्जिट भी है। तो एग्जिट के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। 3 to 1 मेथड भी हो सकता है, जिसमें आप ये पूछ सकते हैं कि आज के पूरे सेशन से आपकी 3 की लर्निंग्स क्या हैं, वो लिख दीजिए। तो दिस आर पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव ओनली। ओवर टू यू। हाँ, इवन लैंग्वेज टीचर्स को हमने कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते देखा है, कलरफुल। छोटे क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में एक कलरफुल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और इस मे बी कि इस पोम से आपने क्या सीखा, या इस पोम का सार क्या था। तो बच्चे एक लाइन में वो टिकट जैसे या उन पेपर्स पे लिख के सबमिट कर देते हैं, तो वो एक तरह का एग्जिट टिकट है। साइंस में आई हैव टू मे बी थिंक मोर अबाउट इट कि कैसे किया जा सकता है और बड़े बच्चों के साथ कैसे किया जा सकता है। दैट मे बी आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अ बिट मोर। मैडम इसका एक ये भी उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने रोजनमूड रिएक्शन पढ़ाई, रोजनमूड रिएक्शन में अपन ने एग्जांपल दिया कि मिथाइल क्लोराइड फॉर्मिल क्लोराइड के इससे अपन फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। तो बच्चों से पूछ सकते हैं पेंटाइल क्लोराइड से क्या बनेगा। ये एक एग्जिट टिकट हो गया कि बच्चों को समझ में आया या ना आया। यस, काइंड ऑफ। और आप उसको थोड़ा और फैंसी बनाना चाहें तो मे बी चिट्स में बच्चों को सबमिट करवा सकते हैं, एंड देन यू कैन गो बैक एंड चेक उन चिट्स को कि बच्चों के आंसर क्या रहे। बिफोर एंडिंग द क्लास बच्चे अपने आंसर सबमिट करके चले गए। हाँ, सामान्यतः बच्चों से ये पूछा जा सकता है, ताकि अब वो चीट्स में कलेक्ट करना, चीट्स को लेना, चीट्स को बनवाना, वो थोड़ा सा एक टाइम हाँ, कंज्यूमिंग। वो इसीलिए मैंने जब कहा कि बड़ी साइंस क्लास हो जाती है टीचर्स तो के थोड़ा सा लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है फिर वो एग्जैक्टली इसीलिए जनरली मैंने कहा अपन। कि साइंस टीचर्स के लिए मुझे थोड़ा सा ये ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि कितना किस लेवल पे यूज किया जा सकता है। और बड़ी क्लास में तो खैर ओरल टेस्ट भी ये क्या कहते हैं, इस चीज का जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे भी पूरा करा है। आप नॉर्मली ओरली भी पूछोगे बच्चों से तो आपको गेज कर पाओगे। तो मे बी ओरल टेस्ट वुड बी बेटर फॉर केमिस्ट्री इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एग्जिट टिकट। जो आई एम नॉट जजिंग कि कौन सा बेटर है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है। ये एज अ टीचर आपका इंडिविजुअल कॉल होगा कि आप क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करना चाहोगे अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। लास्ट है आपके सामने अवधारणाओं को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना। हमारे केस में डायग्राम्स भी हो सकते हैं, डायग्राम से ज्यादा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और हम लोग फिर उस तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं, मे बी इसका स्ट्रक्चर बना के दो, या इसका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और इसका IUPAC नेम लिख के दो। तो दैट कैन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। बोर्ड पे भी बुला के आप एक एक बच्चे को कर सकते हो। उतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेपर्स कलेक्ट कर सकते हो, नोटबुक्स आप लगातार चेक कर ही रहे हो। ये सारी चीजें मिला के आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पैकेज बनाता है। सिर्फ ये नहीं, उसके अलावा आप जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप अपने लेवल पे जिस भी तरह से बच्चों को लगातार चेक कर रहे हो, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन वही घिसा पिटा डायलॉग, हमेशा अपने असेसमेंट्स को, अपने ऑब्जर्वेशन को
ये सोच के रखिएगा कि बच्चों को क्या नहीं आ रहा है और क्या गलत तरीके से आ रहा है, वो आपका एजेंडा होना चाहिए अपने असेसमेंट का।